हाँ भाई, तो जब अपन नेक्स्ट टर्म पे पढ़ रहे थे, लास्ट टर्म पे अपन ने पढ़ा था, वो क्या था? अपन ने पढ़ा था कि भाई कांस्टेंट पोटेंशियल पे अगर अपन डाइलेक्ट्रिक को डालें कैपेसिटर में तो क्या होगा, अपन कांस्टेंट चार्ज पे डालें तो क्या होगा। आज अपन पढ़ते हैं भाई और किस तरह की प्रकार की चीजें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो एक चीज होती है छोटी सी, अपन दो चीजों की बात करेंगे। आप हेडिंग डालें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ध्यान सुने। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप ये समझिए, बिल्कुल बेसिक फील वाली डेफिनेशन करते हो, किताबी डेफिनेशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप ये समझिए कि जैसे अगर आपने बात करें तो जैसे मान लो कि आपने किसी भी एक मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। क्या लगाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी ऑफ द सिस्टम। अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स। मान लो इस पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज है। बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स, दे आर मेड अप ऑफ डाइपोल्स। तो इस पे प्लस क्यू पे चार्ज, प्लस पे चार्ज लगा, इधर क्यूई, इस पे इधर लगा माइनस क्यूई। नेट फोर्स कितना है? 0। बिल्कुल सही बात है कि नेट फोर्स 0 है। बिल्कुल अच्छी बात भी है कि नेट फोर्स 0 है, मस्त है एकदम। पर द थिंग इज कि क्या इस नेट फोर्स की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? मान लो मेरे दोनों हाथों को बराबर फोर्स से इधर 1000 न्यूटन इधर 1000 न्यूटन से खींचा जाए, क्या मेरे पे नेट फोर्स 0 है? बिल्कुल है नेट फोर्स 0। इसमें तकलीफ वाली बात है? क्या मुझे कोई तकलीफ होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। नेट फोर्स तो 0 है। अरे होगी, अगर मेरे दोनों हाथों को 1000 न्यूटन से खींचा जाए, अगर 5000 से खींचा जाए तो शायद दोनों हाथ निकल ही आएंगे। तो क्या मेरी बात क्लियर है एकदम अच्छे से? यानी कि अपनी किसी की भी एक कैपेसिटी है कि भले नेट फोर्स 0 है, बट दिस equal and opposite force will create a stress on this dipoles। अच्छा, जब ये डाइपोल ब्रेक हो जाएंगे तो क्या अपना मटेरियल ब्रेक हो जाएगा? अपना मटेरियल क्या हो जाएगा? ब्रेक। ऐसा बोल सकते हो कि वो टूट जाएगा। तो ऐसा समझो कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, दिस फोर्स विल इंक्रीज। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर यह मटेरियल टूट जाएगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये मटेरियल टूट जाएगा, उसे कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। किस पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है? मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होगी, हो सकता है किसी की ज्यादा हो, किसी की कम हो। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बेसिक डेफिनेशन या फील वाली डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन? फील वाली डेफिनेशन। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मटेरियल टूट जाएगा, उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मटेरियल टूट जाएगा उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। सिंपल सी बेसिकली डेफिनेशन। तो अपन ने बस इतना ही जाना है ना हम लोग। हालांकि इसमें अपन अगर इंटरव्यू में जाना चाहे तो इट्स अ मटेरियल साइंस, बहुत कुछ इसमें होता है। 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, पोलर मटेरियल, नॉन पोलर मटेरियल, पर उसकी कोई डिटेल में जा रहे हैं। अपने लिए बेसिक डेफिनेशन ये है कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर मटेरियल टूट जाएगा उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। काम खत्म, यहीं तक अपने को समझना है। अच्छा, इसी रिलेटेड अपने कैपेसिटर में क्या बात है? अपने कैपेसिटर में ये बात है इससे रिलेटेड कि अगर ध्यान देंगे, पहले से पॉज करके उतार लें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, पॉज करके उतार लें। आप सुने, इसी से रिलेटेड एक अपनी चीज है जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो अपने कैपेसिटर में काम में आती है। किसमें काम में आती है? कैपेसिटर में। सिंपल यहीं से निकल के आया है। मान लो कि मैंने कोई कैपेसिटर लिया, क्या लिया मैंने? कोई कैपेसिटर। हम पढ़ रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। हेडिंग डालें ब्रेकडाउन वोल्टेज। मान लो कि हमने कैपेसिटर लिया जिसमें डाइलेक्ट्रिक लगाया, सिंपल सा फंडा, उसको अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया। किससे कनेक्ट कर लिया? एक बैटरी से। अगर हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया ऐसे, इस प्रकार, अगर हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया तो आपके सामने बैटरी बनी हुई है, 20 वोल्ट की बैटरी है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। क्या अपन ध्यान से देखें तो पोटेंशियल बराबर क्या? E/d। यानी कि क्या अपन सही बोल रहे हैं एकदम? पोटेंशियल बराबर क्या है? E/d या E बराबर V/d। E बराबर V/d यानी कि V बराबर क्या हुआ? E/d। यानी कि अपने पोटेंशियल लिखा E/d। यानी कि अगर अपन ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तो क्या पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा? बिल्कुल सही बात। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जब E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर होगी, जब E डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर होगी, इससे ज्यादा अगर आप पोटेंशियल लगाओगे तो क्या ये अपना कैपेसिटर टूट जाएगा? तो इस पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा? नाम ही बता रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बता रहा है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस पोटेंशियल पर कैपेसिटर टूट जाए उसे कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक बात नोट करें कि इलेक्ट्रो
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज अ कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज अ core property of material, but क्या breakdown voltage of the system depends on, but the क्या breakdown voltage of the system depends on Emax and D, यानी कि क्या वो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, क्या वो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, हाँ भाई बिल्कुल करता है, यानी कि अपन लिखा ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर E इंटू डी, ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर E इंटू डी, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज वह वोल्टेज जिस पर कैपेसिटर टूट जाए, वह वोल्टेज जिस पे कैपेसिटर, वह वोल्टेज जिस पर कैपेसिटर टूट जाए उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। बहुत बढ़िया, वह वोल्टेज जिस पर कैपेसिटर टूट जाएगा उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। चलो भाई पॉज करके स्क्रीन उतारो इसे, फिर इसमें सवाल कराता हूं मैं, बढ़िया शानदार एकदम। चलो उतारो, पॉज करके, चलो और देखो। अब इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे सवाल करते हैं। पहला सवाल आपसे देता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके उसे करिएगा, है ना, फिर देखिएगा कि मैंने कैसे करा है, फिर सोचते हैं, फिर दूसरा आप ही से कराएंगे। देखो मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने एक कंपनी से कैपेसिटर मंगाया, एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, एग्जाम्पल कर रहे हैं कि भाई अपने से बोला गया कि कैपेसिटर मंगाया गया कंपनी से जो 2 माइक्रोफेरेड था और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट था। कितना था, 10 वोल्ट। इसका जो बीवी था वो 10 वोल्ट था, और अपन ने एक और कैपेसिटर मंगाया जो 4 माइक्रोफेरेड था। कितना था, 4 माइक्रोफेरेड, और उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो था सपोज 12 वोल्ट। कितना था, 12 वोल्ट। बहुत बढ़िया। इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया गया, और सीरीज में जोड़ने के बाद एक नया सिस्टम बना दिया गया, और नए सिस्टम बनाने के बाद पूछा गया कि बताओ इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। अपना सवाल है फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर द सिस्टम, अपना सवाल है फाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर द सिस्टम। गॉट माई पॉइंट, एकदम पक्का। चलो भाई इसे पॉज करके करो, पहले ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो अच्छे से। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। चलो सॉल्यूशन है कि इस कैपेसिटर पर क्यूमैक्स क्या हो सकता है, ये मैक्सिमम चार्ज क्या झेल सकता है, 2 इंटू 10 20 माइक्रोकूलम। ये कितना झेल सकता है मैक्सिमम, इसका क्यूमैक्स कितना है, इसका क्यूमैक्स है 12 इंटू 4 48 माइक्रोकूलम। इन दोनों कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो दोनों पे क्या सेम है, चार्ज की पोटेंशियल बताओ, चार्ज पोटेंशियल हो चार्ज, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी टूट गया तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। इन दोनों में से अगर एक भी टूट गया तो सिस्टम बेकार हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर 20 कूलम से ज्यादा आ गया, 20 माइक्रोकूलम से ज्यादा आ गया तो क्या वाला कैपेसिटर टूट जाएगा, उसके बाद सिस्टम बेकार हो जाएगा। मतलब सिस्टम का क्यूमैक्स क्या हो सकता है, सिस्टम का क्यूमैक्स फॉर सिस्टम क्या हो सकता है, सोच के देखो। 48 की 20 माइक्रोकूलम फॉर सिस्टम। अच्छा, तो सिस्टम पर कुल मिलाकर क्यू आया है, क्या वो क्यूमैक्स लिखा जाएगा, वीमैक्स इंटू सी इक्विवेलेंट। क्या सही बोल रहा हूं एकदम, बिल्कुल सही। अच्छा, यानी कि सिस्टम का वीमैक्स कितना हुआ जिसे अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, क्या क्यूमैक्स बाय सी इक्विवेलेंट। सही बोल रहा हूं, 4 और 2 का सी इक्विवेलेंट पैरेलल में सीरीज में 4 इंटू 2 बाय 6, यानी कि क्या 4 बाय 3, 4 बाय 3 इज द सी इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम। और क्यूमैक्स कितना है 20, तो आंसर लिखा गया 20 बाय 4 बाय 3, यानी कि कितना आया 20 बाय 4 बाय 3 इज 15 वोल्ट। कितना आया 15 वोल्ट, यानी कि सिस्टम का क्यूमैक्स आया 15 वोल्ट। कितना आया 15 वोल्ट। मतलब अगर इस सिस्टम पर कुल मिला के 15 वोल्ट से ज्यादा लगाओगे
तो सिस्टम खराब हो जाएगा, उससे कम पे किसका खराब होना पॉसिबल नहीं है। तो सिस्टम का बीवी निकालने का तरीका है, अगर सीरीज में दो कैपेसिटर जुड़े हो तो उन पे पहले क्यूमैक्स निकालो। क्या निकालो? क्यूमैक्स। दोनों का क्यूमैक्स देखो, जो दोनों में से कम क्यूमैक्स होगा क्या वही अपने सिस्टम का क्यूमैक्स होगा, फिर उस क्यूमैक्स को सी इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो। किससे कर दो? सी इक्विवेलेंट से, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और आपसे कराता हूं, खटाक से उसे करना, उस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे अपन, जल्दी से करते हैं ना। इसे पॉज करके उतार लो सब लोग, सॉल्यूशन को पॉज करके उतार लो। बिल्कुल एक और सवाल देखो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, बिल्कुल प्रैक्टिस है और कोई खास बात नहीं। देखो सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूं, आप लोग खुद करना पॉज करके, मैं खटाक से करके बता दूंगा आपको। मान लो कि भाई अपन ध्यान से देखें तो अपना मान लो ये 6 माइक्रोकूलम है, सॉरी 6 माइक्रोफेरेड है, ये अपना 3 माइक्रोफेरेड है, बिल्कुल सिंपल था। और अपन ने यहाँ पे इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लिया मान लो 8 वोल्ट, और इसका जो अपन ने लिया वो लिया मान लो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अपन ने लिया सपोज करो 20 वोल्ट। कितना लिया? 20 वोल्ट। तो चलो भाई आपने बताना है सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज, पॉज करके निकालो। अब मैं बताता हूं, देखो इसका क्यूमैक्स कितना है? 6 8 जा 8 6 जा 48 माइक्रोकूलम। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? 23 जा 60। बोलो सिस्टम का क्यूमैक्स कितना हुआ? 48। सी इक्विवेलेंट कितना है? 6 × 3 बाय 9 कितना हुआ? 2। यानी कि जब अपना सी इक्विवेलेंट जो अपने लिखा गया, अपना जो वी मैक्स लिखा गया वो चुपचाप लिखा गया 48/2, यानी कि क्या 24 वोल्ट। कितने वोल्ट? 24 वोल्ट। क्या इस सिस्टम का जो अपना वी मैक्स है वो क्या 24 वोल्ट है? बिल्कुल इसी तरीके सारे सवाल करे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम क्लियर है। चलो पॉज करके उतार लो अगर नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट देखो और किस तरह की इलस्ट्रेशन है, देखो इसमें और सिंपल वैरायटी के सवाल करते हैं। देखो इसमें अगर अपन एग्जांपल करें तो और किस वैरायटी का एग्जांपल देखो। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 कैपेसिटर हैं, एक ये रहा कैपेसिटर और एक ये रहा कैपेसिटर। मान लो कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेरेड और इसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफेरेड, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो कि 10 वोल्ट और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो कि 15 वोल्ट। बताओ सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? बताओ सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? सोचो तुम लोग, पॉज करके सोचो, जब आंसर सोच लो तो बताना। चलो अब देखो आंसर क्या होगा? 15 और 10। अच्छा सोचो कितने में फूट जाएगा? 10। कितने फूट जाएगा? 15। दोनों पैरेलल सीरीज, पैरेलल, दोनों पे क्या सेम चार्ज पोटेंशियल। मान लो जो डायरेक्ट अप्लाई करोगे इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, क्या 10 से ज्यादा लगाओगे ये फूट जाएगा? पक्की बात। अच्छा एक भी खराब हो गया तो सिस्टम बेकार हो गया, कोई शक वाली बात। भले इसमें क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम इज, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम इज, कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना? 10 वोल्ट। जो कम हो वही आंसर है, जो कम हो वही आंसर है, सिंपल पक्का। इसी पे एक बड़ी इलस्ट्रेशन और देखो, देखो ध्यान से देखें। अगर अपन एग्जांपल एक और की बात करें, मान लो कि आपको दिया गया है कि आपके पास ऐसा सिस्टम है, देखिए मान लो कि आपके पास ऐसा सिस्टम है, आपको बोला गया कि 2 कैपेसिटर ऊपर 2 कैपेसिटर नीचे और आपस में सीरीज में, और सिस्टम दोनों का पैरेलल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो बोला गया 4 माइक्रोफेरेड है और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफेरेड है और जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो मान लो 8 वोल्ट है, और यहाँ पे जो है ये 6 माइक्रोफेरेड है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो कि 10 वोल्ट है, और ये अपना 3 माइक्रोफेरेड है और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो मान लो कि अपना 15 वोल्ट है। कितना है? 15 वोल्ट। मान लो आपसे इस सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछा जाए कि कब ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, इसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए बोला जाए, तो हाउ यू विल प्रोसीड? आपको सोचना है, पॉज करो स्क्रीन को, सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉज करो स्क्रीन को, सोचो। चलो मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखें अच्छे से, अपने क्या करना है ध्यान से देखो। इस पे मैक्सिमम चार्ज ओवरली करते हैं, इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना होता है? 60। कितना हो सकता है? 60 60 10 × 6 60। इसमें कितना हो सकता है? 3 × 15 45। अच्छा यानी कि दोनों पे कुल मिला के इस पे मैक्सिमम 45 हो सकता है, इस पे मैक्सिमम 60 हो सकता है, मतलब दोनों पे कुल मिला के 45 से ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। 45 से ज्यादा होगा तो क्या सिस्टम टूट जाएगा? मतलब इस सिस्टम का जो क्यूमैक्स है वो 45 है, तो जो वी मैक्स होगा वो क्या लिखा जाएगा? 45/C इक्विवेलेंट। 45/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का मतलब, C इक्विवेलेंट का मतलब 6 और 3 कितना? 6 और 3 कितना? 2। 45/2 यानी कि क्या आंसर आया? 22.5 वोल्ट। बहुत बढ़िया। नीचे वाले सिस्टम पे आ जाओ, नीचे वाले सिस्टम पे आ जाओ अच्छे से। 4 और 10, 4 × 10 40, 4 × 8 कितना? 32। तो अपना कौन है मिनिमम, जो दोनों पे मिनिमम चार्ज है? 32, यानी कि अपन लिखा जाएगा 32/2
32/2 कितना आया 16 वोल्ट। अच्छा, यानी कि ऊपर वाला सिस्टम 22.5 पे टूट जाएगा और नीचे वाला सिस्टम 16 वोल्ट पे टूट जाएगा। मतलब क्या सिस्टम नीचे वाला और ऊपर वाला पैरेलल में है, मतलब जो सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 22.5 है कि 16 है? 16 है। कितना है? 16। अगेन इट्स अ गुड प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि इस तरह के सवाल ऐसे करे जाते हैं, अब लोग इनको ढंग से करना है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, सिंपल। गॉट माय पॉइंट? पक्का? चलो उतारो इसे पॉज करके। चलो आ जाओ और आगे चलते हैं कि भाई अपने को और कैसे कैसे सवाल करने हैं इसमें। ये अपने सवाल था ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। किस पे थे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलो अपन हम डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं कि भाई अपन ने कैपेसिटेंस पढ़ी थी, वो आई थी एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। कैपेसिटेंस कितनी आई थी? एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अपन कुछ और अलग तरीके की बात करते हैं, नई हेडिंग अपन डालें कि अपन देखें उसको अपन कैसे करते हैं। मान लो कि आपका जो कैपेसिटर है, मान लो जो आपका कैपेसिटर है, मान लो अपन ने कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से नहीं भरा हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, सम पार्ट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। मान लो इस तरह की सिचुएशन है कि अपने कैपेसिटर लिया, उसमें कुछ पार्ट फिल्ड है। मान लेते हैं कि कुल मिला के दूरी डी है। कितनी है? डी। और मान लेते हैं कि ये दूरी है एक्स और ये दूरी है टी। तो ये कितनी बची? डी माइनस टी माइनस एक्स। बाकी सब जगह एयर है और सिर्फ ये बीच में जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। क्या है? के। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, मान लो कि अपना इस पे चार्ज आ गया इस प्रकार, ये एकदम प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये अपना प्लस सिग्मा, ये अपना माइनस सिग्मा। अब अगर अपन बात करें तो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है? पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के आएगी? एकदम पक्का? सोच लो। हाँ। ऐसा क्यों करा जा रहा है अभी आपको अपने आप समझ रहा है, क्योंकि अपने को कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को? कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब देखो, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल है V1, यहां से यहां तक का मान लेते हैं V2 और यहां से यहां तक का मान लेते हैं V3। कुल मिला के जो पोटेंशियल ड्रॉप आया, क्या वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है? क्या V1 को लिखा जा सकता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, तो उसे लिखा गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। V2 को क्या लिखा गया? देखो ध्यान से, V2 वाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? K वाली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट K इंटू टी। V3 की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कट गया। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? बचा क्या? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचा टी बाय के प्लस डी माइनस टी। क्या है, करेक्ट? बिल्कुल, दिस इज द पोटेंशियल जो आपका बचा। कुल मिलाकर जो पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस है वो ये है। अच्छा, जो अपना कैपेसिटर पे चार्ज है जिसे अपन क्यू बोलते हैं, क्या वो चार्ज सिग्मा इंटू है ए है? अच्छा, जो कैपेसिटेंस होती है क्या वो क्यू बाई वी होती है? अगर अपन कैपेसिटेंस की बात करें और क्यू बाई वी की तरीके से लिखा जाए तो क्यू लिखा जाएगा सिग्मा ए और वी लिखा जाएगा ये। क्या सिग्मा सिग्मा कट जाएगा? तो ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ध्यान से देखिए फॉर्मूले को, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ध्यान से देखो फिर से फॉर्मूले को, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला V और Q पर डिपेंड नहीं करता। ये उस कैपेसिटर का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का जिसमें कैपेसिटर पूरी जगह नहीं भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, कुछ पार्ट पर ही डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। एंड सम पार्ट इज फ्री। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V
Again, if you see it carefully, this formula is independent of x. This formula is independent of x. This formula is independent of x. Epsilon a d minus t plus t by k. क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? क्या अच्छे से फॉर्मूला समझ में आया है? चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। मान लो कि मैं पूरे में भर दूं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? d। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? d। जैसे आप t की वैल्यू d रखोगे, क्या d ने d को मार दिया? तो फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन k बाय d। एप्सिलॉन k बाय d, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, मस्त एकदम शानदार। क्या एकदम पिक्चर क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, उतारो इसे पॉज करके। पूरे इलस्ट्रेशन में नहीं है क्या? दोबारा करता हूं मैं। चलो भाई अपन दूसरी बात बताते हैं कि अगर अपन उसके लिए प्रूव करना चाहते हैं फॉर्मूला कि अपनी मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स हों, T1 T2 दो तरीके में अपनी डायलेक्ट्रिक हों, ये T1 ये T2 ये K1 और ये K2, अगर दो तरीके अपनी डायलेक्ट्रिक्स हों तो K1 K2 T1 T2 दोनों हो, तो अब अपन कैसे सवाल करेंगे? तो अपन ने इसको ऐसे करा कि अपन ने सोचा बिल्कुल वैसा वैसे ही फॉर्मूला आएगा। याद करो एक प्लेट के लिए क्या आया? d माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या सिंगल की वजह से ही आया था? याद करो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, वो आया था एप्सिलॉन a d माइनस टी प्लस टी बाई के। सोचो एक और प्लेट होती तो क्या टी की जो T1 ये अगर T1 होता तो क्या वहां पे T2 और आता? तो क्या लिखा गया फॉर्मूला? एप्सिलॉन a d माइनस सिग्मा टी आई, d माइनस सिग्मा टी आई प्लस T1 बाई K1 के भी सम होते जाएंगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K2। तो अपन क्या लिखेंगे? सिग्मा टी आई बाय के आई। मतलब अगर अपनी दो प्लेट होगी तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? अगर अपनी दो प्लेट होगी तो क्या फॉर्मूला होगा? एप्सिलॉन a d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यानी कि अपन ने ऐसे लिख दिया। अच्छा बहुत शानदार, यानी कि अगर अपने दो प्लेट हो चार प्लेट हो ये हो। फिर से देखो आप, दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट, ध्यान से देखो तो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशंस ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। मैंने T1 पहले रखा T2 पहले रखा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने चिपका के रखा दोनों को चिपका के रखा, दोनों के बीच में गैप रखा, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला इस बात के इंडिपेंडेंट है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स भी रखे होंगे तब भी अपन उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई पॉज करो, इसे उतारो। और देखो हेडिंग डालें, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। इन कैपेसिटर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर में अपन कैसे चर्चा करेंगे? देखो ध्यान, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर देखो भाई। अच्छा भाई कैसे करें भाई? हाँ
जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल्स के थ्रू चालू करते हैं तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। मान लो मैं आपको बोलूं सिंपल सा एक सवाल से पहले चालू करें कि अपने पास ये कैपेसिटर है, देखो ध्यान से, मान लो अपने पास ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में मैं आधा इसको भर दूं, मान लो इस कैपेसिटर को आधा मैं भर दूं K1 डाइलेक्ट्रिक से और आधा मैं भर दूं K2 डाइलेक्ट्रिक से। इसकी कैपेसिटेंस ले लूं C1, इसकी कैपेसिटेंस ले लूं C2। मैं इसे फॉर्मूले से भी कर सकता हूं पर शायद मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं। क्या ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल? सोच के बोलो, सीरीज है कि पैरेलल? सीरीज है कि पैरेलल? मान लेते कि अपनी दूरी डी है, अपन ने आधा आधा लिया था तो अपन C1 C2 के वैल्यू लिख सकते हैं। हालांकि अपन जितने भी सवाल करेंगे C1 C2 के टर्म्स में करेंगे तो C1 आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय D बाय 2। ऐसे C2 क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A K2 बाय D बाय 2। बताओ C1 C2 सीरीज पैरेलल? सीरीज पैरेलल? सीरीज, यानी कि क्या इस सिस्टम को इक्विवेलेंट ऐसे बनाया जा सकता है, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, इक्विवेलेंट सिस्टम फॉर दिस इज दिस। यानी कि जो अपना आंसर आया वो आंसर हुआ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, जैसा कि सीरीज में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, पॉज करो उतारो, पॉज करो उतारो, और देखो और कैसा आता है भाई, देखिए ध्यान से। मान लो कि अपना सिस्टम बनाया जाए, वो सिस्टम इस तरीके बनाया जाए, देखो ऐसे कैपेसिटर लिया जाए ऊपर और नीचे और आधा आधा ऐसे ब्रेक करा जाए। दिस इज K1 C1, दिस इज K2 C2। बताओ दोनों पैरेलल सीरीज? पैरेलल सीरीज, दोनों के अक्रॉस क्या सेम है? पोटेंशियल की चार्ज? सोच के बोलो, सोच लो, पोटेंशियल, यानी कि दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। मतलब कि इनका इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा C1 C2, C1 C2। तो C इक्विवेलेंट कितना आया? C इक्विवेलेंट कितना आया? C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट कितना आया? C1 प्लस C2, सिंपल। चलो पॉज करो उतारो, फिर और अच्छा कराता हूं, आओ। चलो भाई और कैसा देखो, अगर अपन बहुत ध्यान है सोच और किस तरह का, एक और एग्जांपल। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे कैपेसिटर है, ये देखो ध्यान से, ये अपना कैपेसिटर है, ये C1, ये C2, ये C3। बोलो कैसे बनेगा? सोचो, पहले सोचो फिर करना, मैं बना देता हूं। C1 C2 कैसे हैं? सीरीज में। फिर C3 कैसे? C1 C2 C3। कैसे इक्विवेलेंट अपन निकाल सकते हैं? कैसे इक्विवेलेंट अपन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सिंपल। बोलो सवाल समझ में आ रहे हैं? अच्छे अच्छे, एकदम पक्का। चलो भाई और देखो, पॉज करके उतार लो, फिर एक और देखो, यह देखो और क्या है सवाल, देखें। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, मतलब इसमें K1 है ना, ये अपनी कैपेसिटर प्लेट्स। बोलो सब लोग बना लो, पहले पॉज करके बनाना, जरूर पॉज करके कंफर्म, फिर मैं बताता हूं। पॉज कर लो फिर बनाओ। चलो आप देखो, दो सॉल्यूशन बताता हूं। C1 C2 कैसे हैं? सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज। और C3 C4 कैसे हैं? सीरीज। फिर आपस में कैसे हैं? पैरेलल। क्या ऐसे बना सकता हूं? सोचना। मैंने बनाया C1 C2 C3 C4, ठीक, फर्स्ट सॉल्यूशन।
सेकंड सॉल्यूशन बच्चे ने बोला मेरे को, क्या बताता हूं, C1 C3 को क्या अपन पैरेलल में ले सकते हैं? उसने बोला सर C1 C3 को पैरेलल ले लो, C2 C4 को पैरेलल ले लो और फिर आपस में उनको सीरीज ले लो। मतलब उसने कैसे बनाया देखो, ये C1 C3 एंड C2 C4 उसने ऐसे बनाया। दो सॉल्यूशन आपके सामने, क्या दोनों सही है? आंसर निकाल के देखो, दोनों से सेम आंसर नहीं आएगा, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। मतलब एक सही है और एक गलत है। चलो पॉज करके सोचो कौन सा सही कौन सा गलत है, आपको सोचना है। जब सोच लो तब बताना कौन सा सही कौन सा गलत। फिर मेरी बात सुनना, सुने ध्यान से देखो तो C1 C3 पैरेलल में नहीं है। मुझे चलो बताओ, क्या C1 और C3 में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि अलग? टेल मी, C1 C3 में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि अलग? अलग अलग। अगर सेम अलग अलग है तो क्या यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल भी अलग अलग है? तो हम इन दोनों को पैरेलल में नहीं ले सकते। पर हाँ, क्या C1 C2 के अक्रॉस कुल मिला के पोटेंशियल सेम है? कुल मिला के इन दोनों के अक्रॉस C1 C2 के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस और C3 C4 के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, V है। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे ले सकते हैं? पैरेलल में। पर C1 C3 को पैरेलल में नहीं ले सकते क्योंकि क्या मिलिट्री फील्ड अलग अलग है। मतलब विच सॉल्यूशन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन। एंड विच वन इज रॉन्ग? सेकंड वन। इस वाले केस में सेकंड वाला सॉल्यूशन इनकरेक्ट है, सेकंड वाला सॉल्यूशन इनकरेक्ट है। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? पक्का 101%। ये इस वैरायटी का अच्छा इलस्ट्रेशन था। कैसा इलस्ट्रेशन था? अच्छा। चलो भाई और देखो, और क्या सवाल हम कर सकते हैं? देखो इसी में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और एक वैरायटी, सुने, जिसे अपन कहते हैं वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ है नहीं खास, इंटीग्रेशन करना है अपने को। ध्यान से देखो, अपन सवाल करते हैं, लिखो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिखो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिखो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर देखें, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है? वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल से इलस्ट्रेशन देखो ध्यान से, कि भाई मान लो आपके पास ऐसे डाइलेक्ट्रिक है, ठीक, सॉरी कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है और बोला गया कि जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, वो एक्स के साथ वेरी हो रहा है। किसी साथ वेरी हो रहा है? एक्स के साथ या वाई के साथ? वाई के साथ कर लेते हैं। मान लो बोला गया कि किसी भी वाई दूरी पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो के है K0y प्लस 1। कितना है? K0y प्लस 1। वाई यहां से काउंट करने अपन, क्लियर है? इसकी डायमेंशन वगैरह आपको दी हुई है कि भाई स्क्वायर प्लेट है जिसका एरिया ए है, ये दूरी आपकी डी है। इस प्रकार की चर्चा इसमें करी हुई है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करोगे? पहले आप सोचो कि इस सवाल की अगर कैपेसिटेंस निकाली जाए तो आप कैसे निकालोगे? पहले सोचे सब लोग, अच्छे से सोचे सब लोग, है ना? अब सुने कैसे करेंगे। y पे जाके dy की पतली सी स्ट्रिप लो। इस पतली सी स्ट्रिप को अगर 3D में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगी। गॉट माय पॉइंट? पतली सी स्ट्रिप इस प्रकार है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना है? ए। बट इस स्ट्रिप को अगर मैं कैपेसिटर के मानूंगा तो इसकी जो विड्थ होगी क्या वो dy होगी? कितनी होगी? dy। और क्या यहां इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा k, क्या वो k होगा K0y dy, K0y प्लस 1। यानी कि इसका जो छोटा सा कैपेसिटेंस dc लिखा जाएगा, क्या वो लिखा जाएगा f0 K0y प्लस 1 इंटू एरिया बाय डी का मतलब क्या? dy। अब सोचो ऐसी पतली 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 सभी स्ट्रिप सीरीज हैं कि पैरेलल? सीरीज हैं कि पैरेलल? सीरीज हैं कि पैरेलल?
सीरीज, यानी कि अगर वो सब सीरीज हैं तो उनका 1/c इक्विवेलेंट इज बेसिकली क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। क्या 1/dc के लिए एप्स नॉट के नॉट वाई प्लस 1/a/dy है, यानी कि अपने जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा dy 1/ε0a इंटीग्रेशन dy बाय के नॉट वाई प्लस 1, के नॉट वाई प्लस 1। पहले था जो बोला चमका 1/ε0a dy बाय के नॉट वाई प्लस 1। पहले था जो बोला क्लियर है एकदम पक्का, सोच लो, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे अपन लिख दिया। अब बोलो लिमिट कहां से कहां लगाई जाए, 0 से d, कहां लगाई जाए 0 से d। अगर आप इसके इंटीग्रेशन की बात करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, वो अपना इंटीग्रेशन आएगा 1/ε0a ln में आएगा, किसमें आएगा ln में। इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/k0 ln k0 d प्लस 1, k0 d प्लस 1, क्लियर है एकदम। और एक बार y के लिए लगेंगे 0, कैनॉट d प्लस 1/1। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम पक्का, कैनॉट d प्लस 1/1। इस तरीके का आंसर आएगा, वो 1/c इक्विवेलेंट है। उसे आप उल्टा कर दोगे तो अपने को दिखाई देगा c इक्विवेलेंट। क्या दिखाई देगा c इक्विवेलेंट। कह रहा तो कैलकुलेशन है बाद वाली बात, तो इसे 2 कर लो, वरना ln1 कभी कभी नॉट डिफाइन कर देते हैं अपन। 2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपन 2 कर लेते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, और नीचे भी क्या आएगा 2, है ना। तो कैनॉट डी प्लस 2/2, कैसा भी आंसर है वो एक अलग बात है। y पे जाके dy अपन लिया, ऐसे k लिया, ऐसे लिया, उसे सॉल्व ऐसे करा। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है। दिस इज इलस्ट्रेशन ऑन वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज इलस्ट्रेशन ऑन वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट पक्का एकदम अच्छे से। पॉज करो उतारो, पॉज करो उतारो, एक और कराता हूं फिर देखो। मान लो कि आपका डाइलेक्ट्रिक x के साथ वेरी करे, किसके साथ वेरी करे x के साथ। तो मैं एक्सप्रेशन लिख के बताऊंगा, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे अच्छे से। क्या तो कैसे लिखा जाएगा x के साथ वेरी करे, तो देखो ये देखो, ये ऐसे लिया, ऐसे लिया, एक्सप्रेशन इस तरीके से ले लेते हैं। मान लो ऐसे अपना डाइलेक्ट्रिक है, अपन ने बोला कि इट इज वेरिंग विद x और k की वैल्यू x के साथ है, k बराबर k0x प्लस 2, इस प्रकार की ये मान लो कि कुछ भी फंक्शन ले सकते हो, मैं तो एक आइडिया बता रहा हूं। तो आपको वो ही करना है कि अपन x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लें। अब इस एलिमेंट को देखें, x पे जाके dx का क्या ले लें एलिमेंट। इस एलिमेंट को ध्यान से देखें, इसका 3D बनाए तो कैसे बनेगा देखो। ऐसा बोलो क्लियर। ध्यान से देखो तो एरिया ये है, एरिया कितना हुआ बोल के देखो, एरिया देखो कितना हुआ। अगर मैं इसे एक स्क्वायर प्लेट मान लेता हूं ऑफ साइड ए, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, और ये दूरी अपनी डी है, तो जिस पतले से कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हो उसका एरिया कितना हुआ, छोटा सा डी ए। ध्यान से देखो तो वो हुआ ए डी एक्स, कितना हुआ ए डी एक्स, और उसका जो डी हुआ हो गया पूरा का पूरा डी हो गया। तो ऐसे सारे कैपेसिटर पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में। पहले इसकी जो छोटी सी डीसी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी f0 a dx k0 x प्लस 2 बाय डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डीसी क्या है सारे पैरेलल में, तो क्या इंटीग्रेशन डीसी डायरेक्ट आंसर है। तो जब अपना सी इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, क्या सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखा जाएगा इंटीग्रेशन डीसी। इंटीग्रेशन डीसी क्या लिखा जाएगा एप्सिलॉन a बाय डी इंटू इंटीग्रेशन k0 x प्लस 2 इंटू dx। लिमिट बोलो कहां से कहां तक x की, 0 टू a। अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, वो तो एक अलग बात है। मेरे को आपको मेनली सिखाना था कि आपको x का फंक्शन दिया हो तो भी आप सवाल कर सकते हो, y का फंक्शन दिया हो तो भी आप सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अगर x का फंक्शन होगा तो भी मैं सवाल कर पाऊंगा, अगर y का फंक्शन होगा तो भी मैं सवाल कर पाऊंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मैंने लिख लिया एप्सिलॉन a बाई डी k0 x प्लस 2 इंटू dx 0 टू a। चलो भाई पॉज करो उतारो। ये था अपना वेरिएबल
डाइलेक्ट्रिक। आप देखो, एक और चीज जिसे अपन कहते हैं फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, जिसे अपन क्या कहते हैं, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। रियलिटी में क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। मान लो एक कैपेसिटर है, उसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक कुछ इंसर्ट करा, कुछ इस पे यहां पे ऐसे प्लस 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 चार्ज है, मान लो नीचे प्लस प्लस है और ऊपर माइनस माइनस। मान लो इसमें आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जो इसी की शेप एंड साइज का है, पर पूरा नहीं करा, कुछ कुछ बाहर है और कुछ अंदर है, इस प्रकार है ना। थोड़ा गैप मैंने छोड़ा है समझाने के लिए। तो यहां पे क्या इंड्यूस होंगे, इस माइनस की वजह से प्लस प्लस, यहां पे इंड्यूस होंगे माइनस माइनस। क्या इस प्लस से इस माइनस की वजह से एक अट्रैक्शन आएगा, कि इस माइनस से प्लस की वजह से भी अट्रैक्शन आएगा, तो क्या एक अंदर फोर्स आएगा। बेसिकली इस फोर्स की अपन चर्चा करते हैं, बेसिकली इस फोर्स की अपन चर्चा करते हैं, ये फोर्स कितना है। इस फोर्स को निकालने का एक शॉर्टकट अपन निकालते हैं, जिसको अपन बोलेंगे फोर्स बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्या बोलेंगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स। हालांकि इसमें भी थोड़ी लंबी कहानी है, मैं ज्यादा नहीं सुनाना चाहता क्योंकि आपके कोर्स में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो अपन करेंगे कांस्टेंट पोटेंशियल पे। किस पे करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल पे। ध्यान सुने, अपन काम करेंगे अभी कांस्टेंट पोटेंशियल पे। विल वर्क ऑन कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक भाई, कांस्टेंट पोटेंशियल पे काम करेंगे, वी पे थोड़ा सा खेल खेलेंगे ध्यान से। एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स। यू अपनी एनर्जी लिखी जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। क्या लिखी जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। मान लो एट एनी इंस्टेंट अवर डाइलेक्ट्रिक इज एक्स इनसाइड। कितना इनसाइड, एक्स इनसाइड। और ये कुल मिला के जो अपनी लंबाई है ये मान लेते हैं अपन है एल। कितनी है, एल। अपन मानते हैं स्क्वायर प्लेट है। कैसी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट है एल लेंथ की, तो ये आपकी एल एक्स है, तो ये आपका है एल माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखो तो इस समय जो कैपेसिटर है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है। आधा एक्स में डाइलेक्ट्रिक के है और आधे एल माइनस, आधे से मतलब कुछ पार्ट एल माइनस एक्स में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब वहां पे सिंपल एयर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो और इसे अच्छे से इमेजिन करो तो ये वाली जो प्लेट है कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। इसका इस पार्ट, इतना पार्ट, इसका मतलब यहाँ पे है। अगर मैं इस पार्ट का कैपेसिटेंस लिखना चाहता हूं, जिसे मैं C1 बोल रहा हूं, तो उसकी कैपेसिटेंस लिखी जाएगी C1। एरिया देखो ध्यान से, ये एरिया होगा L इंटू एक्स। कितना होगा, L इंटू एक्स, यानी कि एप्सिलॉन L इंटू एक्स के बाय डी। इन द सिमिलर वे C2 लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट L इंटू L माइनस एक्स बाय डी। अब सोचो C1 C2 पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, पैरेलल सीरीज, पैरेलल, यानी कि जो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा वो इन दोनों का समेशन लिखा जाएगा। मतलब वो लिखा जाएगा एप्सिलॉन L बाय डी के एक्स प्लस L माइनस एक्स, मतलब एप्सिलॉन नॉट L बाय डी के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल। क्या है, करेक्ट, बिल्कुल सही। ये आपका है सी इक्विवेलेंट। क्या है आपका, सी इक्विवेलेंट। इस सी इक्विवेलेंट से आप डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्यों निकाल लो, अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स निकालोगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, यहां पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 बाय डी। एप्सिलॉन नॉट एल k minus 1 into d. This is value of dc equivalent by dx. dc equivalent by dx. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। v रिमेन्स कांस्टेंट, तो जब du by dx लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा हाफ v स्क्वायर dc by dx। अब बताओ dc equivalent by dx की वैल्यू कितनी है, कितनी है, एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 बाई डी। यानी कि जो अपना ये फॉर्मूला आया, ये आया एप्सिलॉन नॉट एल के माइनस 1 बाय वी स्क्वायर बाय 2d, बाय 2d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स on the dielectric
एट कांस्टेंट पोटेंशियल, एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ये फॉर्मूला है अपना कांस्टेंट पोटेंशियल पर फोर्स का। अब एक चीज आप अच्छे से समझें कि अगर आपको मैं चार्ज कांस्टेंट कर देता, क्या कर देता, चार्ज कांस्टेंट, तो आप क्या फॉर्म, मैं उसे कराऊंगा नहीं, वैसे कराया भी जा सकता है, पर आपको अगर करना हो तो कैसे करें, u लिखा जाएगा q स्क्वायर बाई 2c। क्या लिखा जाएगा, q स्क्वायर बाई 2c। अब क्या कांस्टेंट रहेगा, q। तो जब q स्क्वायर बाई 2c लिखोगे तो नीचे से c को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा -1 बाई सी स्क्वायर dc बाई dx। क्या आएगा, -1 बाई सी इक्वलेंट स्क्वायर बाई इंटू डीसी बाई dx। तो आपको सी इक्वलेंट की वैल्यू भी पता है और डीसी इक्वलेंट बाई dx की वैल्यू भी पता है, दोनों रख देंगे, पर अपन उस पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्स में है भी नहीं और उस पर बहुत ज्यादा सवाल आते भी नहीं। इस पे थोड़े बहुत आते हैं, अपन कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स इधर 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 इधर, जैसे ही डायरेक्टली पूरा अंदर घुस जाएगा, जैसे ही डायरेक्टली पूरा अंदर घुस जाएगा, किनेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। पर क्या रफ्तार की वजह से वो आगे निकलेगा, रफ्तार की वजह से अगर वो आगे निकलेगा तो क्या फिर उस पर फोर्स अंदर लगने लगेगा, तो क्या अब उसकी रफ्तार घटेगी, तो बाहर जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर। क्या करेगा, ऑसिलेशन। एसएचएम नहीं है, क्या है ये, ऑसिलेशन। क्योंकि अंदर आते तक क्या पूरा फोर्स कांस्टेंट है, देखो दिस फोर्स इज कांस्टेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। तो बेसिकली ऑसिलेट करेगा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, पर वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से करेगा। क्या बात एकदम क्लियर है, अच्छे से 101%, बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान देखो तो टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो। इस डायरेक्टर को पूरा अंदर आने में क्या एल दूरी चलनी है, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा एफ बाय एम, क्या दूरी चलनी है एल, तो क्या लगाएंगे एल बराबर हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। क्या बाहर से अंदर आने का टाइम आ जाएगा, क्या उतना ही टाइम अंदर से बाहर जाने का होगा, फिर क्या बाहर से अंदर आने का होगा, फिर क्या अंदर से बाहर जाने का होगा, यानी कि कुल मिलाकर क्या टाइम 40 होगा। बिल्कुल, तो यहां से तक का निकालो और सिंपल, इतना ही करना है। बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक अपने बहुत ज्यादा कोर्स में नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी इट्स अ वेरी लॉन्ग वेराइटी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या एकदम पिक्चर क्लियर है, बहुत बढ़िया, उतारें। बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो कैपेसिटर इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। डाइलेक्ट्रिक मैंने आपको पहले ही बोला था, मटेरियल साइंस में बहुत ज्यादा डिटेल्स में अपन चीजें करते हैं, बट अपन ने बहुत अच्छी चीजें पढ़ी है जो अपने लिए कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन इनको ध्यान से देखें। यहाँ पर अपना कैपेसिटर खत्म हो गया है। थैंक्स अ लॉट, होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू।